आइए प्रतिज्ञा 21 चैनल के माध्यम से आज सीखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में। सामान्य ज्ञान के जो कुछ बिंदु हैं उन पर चर्चा आज करेंगे और सीखेंगे कि इन सभी का क्या मतलब है और परीक्षा में हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है सामान्य ज्ञान और पहला पॉइंट लेते हैं नॉर्वेस्टर। ये नॉर्वेस्टर क्या है? पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर असम में मानसून पूर्व यानी मानसून से पहले आने वाले चक्रवाती तूफान को नॉर्वेस्टर कहते हैं। पहला पॉइंट हमारा है नॉर्वेस्टर से क्या तात्पर्य है? पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर असम में मानसून पूर्व आने वाले चक्रवाती तूफान को नॉर्वेस्टर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है खादर। ये क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान खादर कहलाते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट गंगा का मैदान बिहार तथा बंगाल के जलोढ़ मैदान इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। तो खादर किसे कहते हैं पहले तो हमको ये समझना है। खादर जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन वो भी कैसी? नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान है वो खादर कहलाते हैं। और उनका जो विस्तार है वो गंगा का मैदान, बिहार और बंगाल के क्षेत्र, ये जलोढ़ मिट्टी के जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसके क्षेत्र है जिसको हम खादर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा है बांगर। इसमें क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ नवीन यानी नए, यहाँ पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर, नए जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहते हैं। और इनका जो विस्तार है वो क्या है? भारत के ऊपरी गंगा के मैदान, पंजाब, हरियाणा आदि। बांगर का जो क्षेत्र है भारत का ऊपरी गंगा का मैदान, पंजाब और हरियाणा। और खादर का बताया बिहार, बंगाल और गंगा का मैदान। तो इस तरह से तीन चीज़ें हमने समझी। नॉर्वेस्टर समझा, खादर और बांगर, इनके बारे में समझा। अब चलते हैं भाई अगले पॉइंट की ओर। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हम
चौथा पॉइंट है डोल ड्रम। अब ये डोल ड्रम क्या है, पहले तो यही समझे। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। डोल ड्रम क्या है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा, तो उत्तर 5 डिग्री और ये नीचे दक्षिण 5 डिग्री, और ये जो क्षेत्र बना तो ये क्या है, पूरा ये क्षेत्र बना, ये डोल ड्रम का विस्तार यहाँ तक है। अब सेकंड नंबर पॉइंट पर समझते हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ये अधिक गर्म हो जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक है। नेक्स्ट, और वायु गर्म होकर हल्की हो जाने के कारण आकाश की ओर उठती है, जिस कारण इस पेटी मतलब क्षेत्र में पवन एकदम शांत रहती है। इसलिए इसे शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। अब एक बार पुनः इसको पढ़ें और समझें। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ये अधिक गर्म हो जाते हैं, और वायु गर्म होकर हल्की हो जाने के कारण आकाश की ओर उठती है, जिस कारण इस पेटी में पवन एकदम शांत रहती है। इसलिए इसे शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक इसका विस्तार है। इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेंगी। अब अगला डोल ड्रम समझा। अब डोल ड्रम के आगे वाला पॉइंट है हमारा गर्म जल के सोते, यानी हॉट स्प्रिंग्स। ये क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्राचीन काल में ज्वालामुखी क्रियाएं
होती रही हों। गर्म जल के सोते कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ प्राचीन काल में ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहे हों, वो क्षेत्र। दूसरा पॉइंट, इनके जल का तापमान 70 डिग्री से 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निकट मणिकर्ण और जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, वर्धमान घाटी, लद्दाख तथा पूगा घाटी में गर्म जल के सोते पाए जाते हैं। अब तक हमने देखा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स देख लिए और तीनों पॉइंट्स में गर्म सोते के संबंध में जानकारी क्या मिली? ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्राचीन काल में ज्वालामुखी क्रियाएं होती रही हों। इनके जल का तापमान 72 डिग्री यानी 70 से 72 डिग्री के बीच में होता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निकट मणिकर्ण, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, वर्धमान घाटी, लद्दाख, पूगा घाटी में गर्म जल के सोते पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त बिहार तथा मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भी गर्म जल के सोते पाए जाते हैं। तो अब तक हमने 5 पॉइंट्स पर चर्चा की। उनमें 5वां पॉइंट था हमारा गर्म जल के सोते। ये आपके सामने है। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से करने में सक्षम हो जाएंगे। अगला पॉइंट लेते हैं हम। आम्र वर्षा। ये क्या होता है भाई आम्र वर्षा? इसको भी समझो। यह दक्षिण भारत में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा। आम्र वर्षा क्या है? दक्षिण भारत में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा, जो तेज हवा के साथ फुहार के रूप में होती है। आम्र वर्षा क्या? यह दक्षिण भारत में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा जो तेज हवा के साथ फुहार के रूप में होती है। और ख़ास बात इसकी यह दक्षिण भारत में आम की फसल के लिए
क्या है, लाभदायक। यह दक्षिण भारत में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा जो तेज हवा के साथ फुहार के रूप में होती है, और यह दक्षिण भारत में आम की फसल के लिए लाभदायक है। तो ये रही जानकारी आम्र वर्षा के बारे में। अब अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सवाल क्या है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसके बारे में आपको पहला पॉइंट देखना है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सवाल क्या है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। अगला, मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित इस एक्सचेंज को एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होने का गौरव प्राप्त है। तो 3 पॉइंट में हमने समझा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित इस एक्सचेंज को एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होने का गौरव प्राप्त है। तो ये बात रही स्टॉक एक्सचेंज की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श पुस्तकालय, ये कहाँ है? इस पुस्तकालय की स्थापना 1891 में बिहार के पटना जिले में की गई थी। कहाँ की गई थी? पटना जिले में। खुदा बख्श पुस्तकालय, इस पुस्तकालय की स्थापना 1891 में बिहार के पटना जिले में की गई थी। और इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बात है, इस
पुस्तकालय में अरबी एवं फारसी भाषा की अत्यंत दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण पांडुलिपियां सुरक्षित है। अरबी और फारसी की अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण क्या पांडुलिपियां यहाँ पर सुरक्षित है। कहाँ पर? खुदा बख्श पुस्तकालय में। तो ये इसके बारे में जानकारी हासिल की और ये 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इंडियन प्रेस काउंसिल। इंडियन प्रेस काउंसिल ये क्या है? भारतीय प्रेस अधिनियम। भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 1 मार्च 1979 में की गई थी। तो एक बात तो हमें यहाँ मिली कि इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1979 को। और दूसरा इसका काम क्या है? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना तथा समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी इंडियन प्रेस काउंसिल क्या काम करती है? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना तथा समाचार पत्र एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी ये इसका उद्देश्य है, काम ये करती है। और दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1979 को। कैसे हुई? भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत। तो इस तरह से ये सारी जानकारी मिली इंडियन प्रेस काउंसिल के बारे में। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा ह्वेनसांग। ये कौन है भाई? यह प्रसिद्ध चीनी यात्री जो सम्राट हर्षवर्धन
के काल में शासनकाल लिखिए, शासनकाल में भारत आया। यानी ह्वेनसांग कौन था? यह प्रसिद्ध चीनी यात्री जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? सियूकी ह्वेनसांग की प्रसिद्ध रचना है जिसमें हर्षवर्धन के काल की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दशा का वर्णन है। ह्वेनसांग चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, उसकी प्रसिद्ध जो रचना है वो सियूकी, ठीक है। और इसमें उसने जो वर्णन किया है वो हर्षवर्धन के काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों बातों का वर्णन विस्तार से किया है, ठीक। अब आता है अगला पॉइंट। स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद, अब ये कौन है? प्रसिद्ध समाज सुधारक। कौन है ये? प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु। तो स्वामी ब्रजानंद कौन है? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हैं और प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। और दयानंद सरस्वती तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने क्या काम किया? आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये वो हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। और इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक और है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब इनके गुरु कौन है? स्वामी ब्रजानंद। तो इस तरह से ये काफ़ी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संत हैं। पूछा ही जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम। तो इस तरह से ये हमने जानकारी हासिल की। और इनकी यानी स्वामी ब्रजानंद की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? शब्द बोधि। स्वामी ब्रजानंद की प्रसिद्ध रचना का नाम शब्द बोधि। और अभी हमने दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। तो आज करीब 10-11 पॉइंट पर चर्चा हुई सामान्य ज्ञान की। इन्हें आप याद रखें और याद कर लें, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।